हेलो दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। इस YouTube चैनल के ज़रिए आपके सामने उर्दू का जो मवाद, उर्दू का कंटेंट जो पेश किया जा रहा है, वो उर्दू कवायद पर मबनी है। अभी कुछ रोज़ में बिहार स्टेट का पेपर होने वाला है और वो भी पेपर फर्स्ट होने वाला है, जिसमें अक्सर 80% 90% उर्दू ग्रामर को, उर्दू कवायद को का अहाता किया जाता है, उसको उसी पर सवालात मबनी होते हैं। तो मैं इसी आपके तमाम सवालात को हल किए जाएँगे, जो भी सवालात होंगे और उसके मुतालिक जो भी सिलेबस में ग्रामर है, उर्दू कवायद, उसको कवर किया जाएगा। आइए बिला ताख़ीर इसको डिस्कस करते हैं। ये पहली क्लास है उर्दू कवायद की आपके सामने। देखिए, उर्दू कवायद और उसके अज्जा। पहला पॉइंट देखिए, उर्दू ज़बान को सही-सही लिखने और बोलने के लिए कुछ उसूल और ज़ाब्ते होते हैं। इन उसूल और ज़वाबित को कवायद कहते हैं। क्या है कि उर्दू ज़बान को सही तरीके से तलफ़्फ़ुज़ करने के लिए, उसको बोलने के लिए उर्दू वालों ने उसके लिए कुछ उसूल मुरत्तब किए हैं और ज़वाबित बनाए हैं। तो इन्हीं उसूलों और ज़वाबितों को क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं। ठीक है? अगला पॉइंट देखिए कि उर्दू एक तरक्की याफ्ता ज़बान है। इसके सही-सही लिखने और बोलने के उसूल और ज़वाबित मुकर्रर हैं। ठीक है? अगला पॉइंट देखिए फिर आगे। उर्दू कवायद का ताल्लुक इन्हीं उसूल और ज़वाबित की तशरीह और तौज़ीह से है। जो उसूल उर्दू कवायद के लिए मुतय्यन किए गए हैं और जो ज़वाबित बताए गए हैं, उसी की तशरीह और तौज़ीह है और इसके तहत हुरूफ, लफ्ज़ों और जुमलों की तक़सीम, तारीफ़ और तश्कील, इसके बरमहल इस्तेमाल और इसकी तरतीब के जुमले उमूर से बहस की जाती है कि हम हुरूफ को और लफ्ज़ों को, जुमलों को किस तरह उसकी तक़सीम करें, उसकी तारीफ़ किस तरह करें, उसकी तश्कील किस तरह करें, कि उसका तश्कील मतलब फॉर्मेशन, उसको किस तरह बनाए उसको, और बरमहल क्या है, इन तमाम जुमलों को किस तरीके से इस्तेमाल में लेकर आए, इसी पर बहस की जाती है। ठीक है? अब देखिए, उर्दू कवायद के 5 अज्जा हैं। ये याद रखिएगा कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि उर्दू कवायद के कितने अज्जा हैं, तो उर्दू कवायद के 5 अज्जा हैं, ये याद रखिएगा, ज़हननशी कर लीजिए। अक्सर स्टेट में क्या करता है कि कितने अज्जा हैं, कितनी किस्में हैं, ऐसी चीजें पूछता है। तो आप ये याद रखिएगा, उर्दू कवायद के 5 अज्जा हैं और ये बाकायदे एससीईआरटी, बिहार के जो एससीईआरटी की उर्दू ग्रामर की है, उसमें दिया हुआ है। अब देखिए वो 5 अज्जा कौन-कौन से हैं, आपके सामने पेश है। पहला है हिज्जे। हिज्जों को क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसलिए भी इंग्लिश लिखा हूं ताकि एससीईआरटी और बीपीएससी में क्या करता है कि उसको इंग्लिश भी पूछ देता है। हिज्जे, आप देखिए, इसको हिज्जा भी पढ़ लीजिएगा। देखिए हिज्जा क्या है? ऑर्थोग्राफी। इंग्लिश खास करके याद रखिएगा कि इंग्लिश भी पूछ लेता है ऑर्थोग्राफी किस उर्दू के, इसकी उर्दू क्या है। ठीक है? इसका उर्दू क्या होगा? हिज्जा। देखिए इसमें क्या है, इनमें हुरूफ और हरकत का बयान होता है। हिज्जा में क्या होता है? हुरूफ और उसकी हरकत क्या है, इसका बयान होता है। अब दूसरा देखिए सर्फ। सर्फ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटमोलॉजी। देखिए, इसके जेल में लफ्ज की तकसीम, गर्दान, इश्तिकाक और तश्कील से बहस की जाती है। स्टेट में एक बार पूछा था ऐसे ही, इश्तिकाक, तशकीक और तरबियत, तरतीब किसके हिस्सा है, किसके हिस्से में आते हैं? तो देखिए, ये जो तरतीब दी, तकसीम, गर्दान, इश्तिकाक, तश्कील, ये किसके अज्जा हैं? ऐसे भी सवाल पूछ लेते हैं। ये किसके अज्जा है? ये सर्फ के अज्जा हैं। ठीक है? ये याद रखिएगा कि सर्फ में क्या होता है कि लफ्ज की तकसीम होती है, इसकी गर्दान होती है, इसको इश्तिकाक किया जाता है, इसकी तश्कील, इसकी बनावट पे बहस की जाती है। अगला देखिए, 3 नंबर पे नहव, सिंटेक्स 9। इसके तहत जुमले के अज्जा
उनकी तकसीम, जुमले के बाहिमी ताल्लुक और तरतीब का भी बयान होता है। ये सवाल तो बीपीएससी के पेपर में आया हुआ था। अज्जा, जुमले की साख और तरतीब का ताल्लुक किससे है? तो नौ से है। तो स्टेट में भी आपके ये सवाल बन सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, अज्जा, तरकीब और तकसीम, ऐसी पूछ सका था। अगला देखिए, 4 नंबर पे क्या है? 4 नंबर पे दिया है बयान। बयान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिटोरिक। देखिए, इसमें लफ्जों की फसाहत और जुमलों की बलागत से बहस की जाती है। बयान में क्या होता है कि लफ्ज कितना फसीह है, उसके अंदर फसाहत है कि नहीं है, और जुमले की बलागत पे बहस की जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए 5 नंबर पे, जो कवायद की 5वीं किस्म और आखिरी है, उरूज। उरूज को इंग्लिश में क्या कहेंगे? उरूज को उर्दू इंग्लिश में कहेंगे प्रोसोडी। देखिए, नस्र के बरक्स इसका ताल्लुक शेर से है। आपने पढ़ा होगा कि जो भी लिटरेचर होता है, उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तो उर्दू को भी क्या है, मैंने बताया था कि 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक नस्र में, ठीक है, और दूसरा नज्म में। ये बात याद रखिएगा, मैंने एक वीडियो में बताया था कि नस्र और नज्म, नस्र को क्या कहेंगे इंग्लिश में? प्रोज, और नज्म को पोएट्री। ठीक है, तो नस्र के बरक्स, अब क्या कह रहे हैं कि जो नस्र प्रोज है, इसके बरक्स क्या है, जो पोएट्री है, इससे इसका ताल्लुक है। उरूज का ताल्लुक किससे है? खास करके पोएट्री से है, शेर से है। इसके तहत शेर के वजन से बहस की जाती है कि शेर का वजन कैसा होना चाहिए, किस बहर पे अशार कह रहे हैं, कौन कौन से बहर मुकर्रर किए गए हैं, कौन कौन से औजान हैं, उस पे जो अशार कहे जाते हैं, तो उसी पे इस पे बहस की जाती है। ठीक है, अब अगला निकाल देखिए, इनके अलावा इमला, तलफ़ुज़ और औक़ाफ़ के जुमला उमूर भी उर्दू कवायद में ज़ेर बहस आते हैं। क्या है, इमला किस तरह, तलफ़ुज़ किस तरह अदा किया जाए, औक़ाफ़ के होने चाहिए, रुमूज़ औक़ाफ़ अब आगे आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये क्या है, उर्दू कवायद के ही ज़ेर बहस आती है, इसी के तहत ये सब चीज़ें आती हैं। तो अभी तक जो बताया गया है, ये याद रखिएगा कि उर्दू कवायद उसूल व ज़ाबित पे मबनी होता है। मैंने बताया उसूल व ज़ाबित को ही उर्दू कवायद कहते हैं, और उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में 5 अज्जा हैं, हिज्जा, सर्फ, नौ, बयान और उरूज। ये पांचों याद रखिएगा, और सबकी तारीफ, क्योंकि तारीफ पूछ लेता है कि इसका ताल्लुक किससे है। अब आगे देखिए, अगला पॉइंट आपके सामने, हर्फ का। किसी जबान की सबसे छोटी इकाई हर्फ होती है, किसी भी जबान की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? हर्फ। हर्फ क्या, जैसे कि अलिफ, बा, पा, ता, टा, सा जो है। अगला पॉइंट देखिए, हर्फ दरअसल आवाज की अलामत है। हर्फ क्या है? आवाज की अलामत है, निशानी है कि हम किस हर्फ को किस तरीके से अदा करेंगे, ये इसकी निशानी है। दूसरे लफ्जों में आवाजों की तहरीर, दूसरे लफ्जों में क्या है, इसको क्या कहेंगे? आवाजों की तहरीरी अलामत को ही हर्फ कहते हैं। जो आवाज की तहरीरी अलामत है, तहरीर मतलब कि जो हम आवाज निकाल रहे हैं अपने जबान से, हम उसको कलम के जरिए में कॉपी पर लिख रहे हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं? तहरीरी अलामत। जैसे हम बोले मैं, अब मैं बोल रहे हैं, तो अब उर्दू में किन किन हुरूफ की मदद से मैं लिखा जाएगा? मीम या आएगा सबसे पहले, फिर या आएगा, फिर नून गुन्ना आएगा, तब जाकर वो मैं तहरीर होगा। ठीक है, जैसे ऐसे आपके सामने पेश है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए कि हुरूफ के मजमूए को हुरूफ तहज्जी कहते हैं। जो हुरूफ है उसका जो मजमुआ है, कुल है, उसको क्या कहेंगे? हुरूफ तहज्जी कहते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए, उर्दू में हुरूफ तहज्जी 2 तरीके के होते हैं। अगर आप उर्दू में हुरूफ तहज्जी को देखेंगे तो ये 2 तरह के होते हैं, मुफरद और मुरक्कब। 2 तरीके क्या, मुफरद होता है और मुरक्कब होता है। अब देखिए मुफरद कौन कौन से होंगे। मुफरद जो हुरूफ तहज्जी है उसकी कुल तादाद कितनी है? 36 है, ये याद रखिएगा, 36 है। ये सवाल पूछ लेता है कि हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है, मुफरद और खास करके, तो 36 है। ठीक है, ये SCRT जो आपके बिहार की है, इसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है 36 है।
ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए 36 कौन कौन से हैं। अब मुरक्कब हरूफ जो बिहार की एससीईआरटी में दिया है ये 15 दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या दिया है, उसमें एनसीईआरटी में 11 ही लिखा है। लेकिन अब बिहार का है तो बिहार में अगर 15 ऑप्शन आ रहा है, 15 सही लगा देंगे तो आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, तो 15 और 36 कितने हो गए बताइए, 15 और 36 कितने हुए? 36, 15, 51। तो टोटल भी कभी कभी पूछ लेता है कि उर्फे तहजी 51 है 36 है, तो मुफरद और मुरक्कब अगर नहीं पूछा वहां पे, सिर्फ ऐसी उमूमी तौर पर पूछ लिया तो आप 51 अगर ऑप्शन दिए तो 51 भी लगा देंगे। अगर मुफरद पूछा है तो आप क्या लगाएंगे, 36 लगाएंगे, और मुरक्कब पूछा है तो 15 लगाएंगे, और कुल पूछ लिया तो 51 लगा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैंने इसको अपनी तरफ से ऐड किया है, एससीईआरटी किताब में नहीं दिया लेकिन इसमें से अक्सर सवाल बनता है। हुरूफ तहज्जी की तकसीम दो हिस्सों में की गई है। जितने हुरूफ तहज्जी मुफरद खास करके हुरूफ तहज्जी जो है उसकी तकसीम क्या है, दो हिस्सों में की गई है। कौन कौन से, हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी। ठीक है, अब देखिए हुरूफ शमसी किसे कहते हैं। पहली वो किस्म जब अलिफ के साथ हुरूफ को मिलाते हैं तो अलिफ से मिल जाते हैं और लाम की आवाज नहीं आती है, इन्हें हुरूफ शमसी कहते हैं। शमसी क्या है कि कोई हर्फ है, कोई लफ्ज है, उस लफ्ज से पहले अलिफ लाम मिला देते हैं। तो क्या है कि हम अलिफ और लाम मिला रहे हैं तो लाम को हम पढ़ते नहीं है, तलफ्फुज में उस लाम को शामिल नहीं करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप शमसी को ले लीजिए, देखिए जैसे कि शमसी को ले लीजिए। अब शम्स अगर अरबी में लिखा जाए तो किससे लिखा जाएगा, देखिए अब यहाँ पर अगर इससे पहले कोई लफ्ज ला देते हैं, जैसे वाव, एक हर्फ ला दिए वाव, तो हम इसको वल शम्स नहीं पढ़ेंगे, वह शमसी पढ़ेंगे। ये जो अलिफ और लाम है, ये जो लाम है आपका, ये पढ़ा नहीं जाएगा, तलफ्फुज में नहीं जाएगा, लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। तो हुरूफ शमसी क्या है कि हुरूफ शमसी 14 है, कितने हैं, 14 हैं। तो जो हुरूफ शमसी होंगे, किसी लफ्ज से पहले अगर कोई लफ्ज इन हुरूफ से शुरू हो रहा है तो उससे पहले अगर अलिफ लाम आ रहा है तो तलफ्फुज लिखा जाएगा लेकिन तलफ्फुज में शामिल नहीं होगा। क्या समझ में आई बात, कि कोई ऐसा लफ्ज जिसकी इब्तिदा हुरूफ शमसी के हुरूफ से हो रही है और अलिफ लाम अगर उस पर लगाते हैं तो लाम को लिखा जाएगा लेकिन तलफ्फुज नहीं किया जाएगा, उसको पढ़ा नहीं जाएगा, तो हुरूफ शमसी उसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हुरूफ शमसी की तादाद कितनी है, 14 है। अब कौन कौन से हैं, ता, ता, दाल, दाल, रा, दा, सीन, शीन। देखिए शीन आ गया, शमसी में क्या है, सबसे पहले शम्स है, सबसे पहले कौन सा हर्फ आया, शीन आया, स्वा, ज़ा, ता, ज़ा, लाम और नून, ये 14 टोटल हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, इन हुरूफ को शमसी इसलिए कहा जाता है कि जब वह शम्स अशम्स के लिखने में लाम अगरचे लिखा जाता है पर तलफ्फुज नहीं किया जाता है। लाम तो लिखा गया है लेकिन ठीक है, लाम को तलफ्फुज में शामिल किया गया है। इतनी सी बस बात याद रखिए कि हुरूफ शमसी में अगर अलिफ लाम आ रहा है तो क्या किया जाएगा, लाम को हम तलफ्फुज में शामिल नहीं करेंगे, बस खत्म। अब दूसरी जो किस्म है क्या है, हुरूफ कमरी। हुरूफ कमरी क्या है, हुरूफ तहज्जी की दूसरी किस्म को हुरूफ कमरी कहते हैं। ये वो हुरूफ है जिनके पहले अलिफ लाम लगाया जाता है तो लाम साकिन के साथ अलिफ पर जबर आता है। अलिफ लाम है, ठीक है, अलिफ है लाम है, लाम पे साकिन आएगा, और जब किसी भी लफ्ज पे साकिन आएगा तो उसको तो हम किरत में लाएंगे, उसको तो तलफ्फुज में शामिल करना ही पड़ेगा। इन्हें हुरूफ कमरी कहते हैं। क्यों, क्योंकि वल कमर, ठीक है, एक कुरान की आयत है, आप याद रखिए, वशम्सी वज़ुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा, वशम्सी,
हम वाव को क्या है शम्स से बड़ी शीन से मिला दे रहे हैं, बल्कि अलिफ और लाम वहां पे लिखा हुआ है, हम वल शम्स नहीं कह रहे हैं, वल शम्स ही कह रहे हैं। और वहीं पे आगे क्या है वल कमरी, वल वाव को किसी मिला दे रहे हैं, लाम से मिला दे रहे हैं। कमर डायरेक्टली कमर में जो पहला हर्फ काफ का है हम उससे नहीं मिला रहे हैं, क्यों? क्योंकि कमर में उर्फ कमरी है, और उर्फ कमरी कि जो भी हुरूफ होंगे उससे पहले अलिफ लाम आएगा तो हम उसमें लाम को तलफ़ुज़ में शामिल करते हैं। ये बस इतनी सी बात याद रखनी है। और हुरूफ कमरी की भी तादाद कितनी है? 14 है। तो हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी कितने हैं? दोनों 14 हैं। देखिए हुरूफ कमरी में अलिफ बा जीम हा फा ऐन गैन फा काफ, देखिए काफ यहाँ पे आ गया, हम लिख दिए कमर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, हुर्फ किस्में। ये हुर्फ तहज्जी और हुर्फ तहज्जी को दो हिस्सों में बांटा गया है, शमसी और कमरी में। अब आते हैं हुर्फ की किस्में। तलफ़ुज़ के एतबार से हुर्फ की कई किस्में हैं, तलफ़ुज़ के एतबार से हुर्फ की कई किस्में हैं, लेकिन जो किताब में है वह है अलिफ नून वाव हा और या। अब इसको देखिए, सबको एक एक समझते हैं। पहला अलिफ, अलिफ की दो किस्में हैं, पहला अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। अलिफ मकसूरा किसे कहेंगे? देखिए वो अलिफ जिसकी आवाज सादा हो, जैसे अदब, बाल, हवा, बिल्कुल सादा है, न खींचा जाए, न खूब मजहूर पढ़ा जाए, न मारूफ पढ़ा जाए, बिल्कुल इस सिंपल से आवाज में कह दिया अदब, बाल, हवा, इसको क्या कहेंगे? मकसूरा। ये तारीफ भी याद रखिएगा, जिसकी आवाज सादा हो उसे, वो अलिफ जिसकी आवाज सादा हो उसको क्या कहते हैं? अलिफ मकसूरा कहेंगे, अलिफ ममदूदा कहेंगे। तो अलिफ मकसूरा कहलाएगा। ठीक है, या अदब कि क्या है? अलिफ मकसूरा की मिसाल है या अलिफ ममदूदा की? तो अलिफ मकसूरा की मिसाल है। अगला अगला देखिए अलिफ ममदूदा, इस पे ये जो निशान है इसको मद कहते हैं, इलामत होती है, इसे मद कहते हैं, इसे खींच कर पढ़ा जाता है। जैसे आम, आन, आग, हम नहीं कहेंगे, आम नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको आम, अलिफ पे मद आ गया है तो हम थोड़ा सा इसको खींच के पढ़ते हैं। ठीक है, ये अलिफ मद वाले क्या कहेंगे? ममदूदा कहेंगे। मद से तो ममदूदा बना है, बस इतनी बात से याद रखिएगा। तो आम हो गया, आन हो गया, आग हो गया, कि किसकी मिसाल है? अलिफ ममदूदा की मिसाल है। तो अलिफ की कितनी किस्में हैं? दो, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा जिसकी आवाज सादा हो और आराम से तलफ़ुज़ किया जाए उसका, अदब, बाल, हवा। और अलिफ ममदूदा जिसपे मद की अलामत लगी है, उस पढ़ते समय हमें थोड़ा सा अपनी आवाज को खींचनी पड़े, जैसे आम, आन, आग, आब। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अलिफ ममदूदा ज्यादातर लफ्ज के शुरू में आता है। अलिफ ममदूदा क्या है? कभी भी आएगा। देखिए ये लफ्ज आम, पहला हर्फ क्या है? अलिफ ममदूदा। आन है, इस पे भी पहले, और यहाँ आग पे भी पहले ही है। लेकिन अरबी के कुछ अल्फाज के दरमियान में भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन उर्दू में क्या है, जब भी आएगा तो ये आपके शुरू में आएगा। लेकिन अरबी में कि कुछ ऐसे अल्फाज है जिसमें बीच में भी अलिफ ममदूदा लग जाता है, जैसे कुरान, माल। ठीक है, अब दूसरी किस्म देखिए, नून की है। और नून भी के कई तरह के होते हैं। देखिए सबसे पहला है नून जाहिर, इसका तलफ़ुज़ बिल्कुल जाहिर और आया होगा, वाज़ेह होगा। अगर नून लिखा है तो हम नून को बाकायदे पढ़ेंगे, तलफ़ुज़ उसका अदा करेंगे, नाक में नहीं पढ़ने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल जाहिर, जैसे जान, पान, धान, कान। ठीक है, नमक, इंसाफ, इंसाफ, बीच में आ गया नून तो इस नमक, इंसाफ पढ़ रहे हैं बाकायदे इसको। नून जाहिर मतलब ऐसा नून हो जिसको हम पढ़ते समय उसको जाहिर करें, उसका तलफ़ुज़ बिल्कुल आया हो, जाहिर हो। और नून गुन्ना क्या होगा? जैसे ये नून लिखा हुआ है, ये नून है, इस पे नुक्ता बस नहीं रहेगा, इसी को नून गुन्ना कहते हैं। और जब इसको पढ़ते हैं तो इसकी आवाज नाक में निकलेगी। देखिए लिखा भी है नून, इसकी आवाज नाक से निकलती है, जैसे आंगन, पतंग, पलंग। लेकिन ये नून जब लफ्ज के आखिर में आए तो इसमें नुक्ता नहीं रहेगा। क्या मैंने कहा कि इस नून गुन्ना पे क्या होगा? इसकी दो खूबी है कि जब ये आखिर में आएगा
तो इस पे नुक्ता नहीं रहेगा नून गुन्ना पे, और अगर बीच में आ गया तो हम नुक्ता देंगे लेकिन इसकी आवाज नाक में आएगी। ठीक है, ये दो खूबियां इस नून गुन्ना की है, निहा, जहां, नहीं, कहां। ठीक है, अब देखिए वाव, वाव की तीन किस्में हैं, वाव तीन तरह के होते हैं, तीन किस्में हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादूला, ये याद रखिएगा। देखिए वाव मजहूल किससे, मारूफ किससे कहते हैं, ये वाव खींच कर पढ़ी जाती है इस, और इसकी अलामत, इस पर क्या है, जो हुरूफ लफ्ज होगा उस पर इस तरह की अलामत लगी रहेगी, जैसे खूब, बू, सु, नूर। ठीक है, ये सब आपको अलामत इस पे नजर आएगी। तो ये वाव मारूफ की मिसाल है। वाव मजहूल को देखिए, वाव मजहूल जिसे खींच कर नहीं पढ़ा जाए, ठीक है, जिसे को, मोल, ओस, शोर। ठीक है, वाव मादूल कि वाव मादूल, वाव मादूला वो वाव जो तो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। आपको मिसाल देगा कि ये इसमें जो इस हर्फ में, इस लफ्ज में जो लिखा है वो कौन सी वाव है, इसमें वाव मादूला है, वाव मारूफ है, वाव मजहूल है। तो जैसे हम लिखते हैं ख्वाहिश, ख्वाहिश नहीं पढ़ते हैं उसको, वाव तो लिखते हैं लेकिन उसमें हम वाव को जाहिर नहीं करते हैं, जैसे ख्वाब लिखते हैं, ख्वाब नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, वाव लिखा रहेगा लेकिन उसको हम तलफ्फुज में नहीं लाते हैं, लिख भी रहा है, यही देखिए इसके, ये वाव लफ्ज में लिखे होने के बावजूद भी पढ़ी नहीं जाती, जैसे ख्वाब, ख्वाहिश, खुश, खुर्शीद। ठीक है, और एक चीज देखिए, खुर्शीद में वाव पे क्या है, इसको अगर हरकत लगाए, वाव पे साकिन है और रा भी साकिन है, तो जब दो साकिन जमा हो जाएगा, देखिए सब पे देखिएगा, जब दो साकिन जमा हो जाएगा तो पहले साकिन वाला लफ्ज ऐसे ही महजूफ हो जाएगा, उसको तलफ्फुज में नहीं लाएंगे, सिर्फ डायरेक्टली हम खुर पढ़ेंगे, खुर्शीद। ठीक है, ख्वाब में भी देखिए, ख्वाब में क्या है, वाव और अलिफ दोनों साकिन है, तो हम अलिफ वाले को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला आपके सामने पेश है, गोल मुदव्विर हा की दो किस्में हैं, या एक हा इस तरह लिखी जाती है और एक हा दो चश्मी हा जिसको बोलते हैं, दो तरह। तो यहाँ पे इस हा के मुतालिक बात की जा रही है। ठीक है, देखिए हाय मलफूजी, दो किस्में क्या है, हाय मलफूजी वो हा जिसका तलफ्फुज किया जाए, जैसे गुनाह है, स्याह है, पनाह है, को है, इसमें जो हा है, ये जो हा है इसको बकायदे हम तलफ्फुज कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, गुनाह हो गया, स्याह हो गया, पनाह हो गया, को हो गया। ठीक है, इसको हम बकायदे लिख भी रहे हैं और उसको इसका तलफ्फुज भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, इसको पढ़ भी रहे हैं। अब दूसरी किस्म क्या है हा की, हाय मुख्तफी या मख्फी। ठीक है, हाय मुख्तफी याद रखिएगा, इसकी आवाज अलिफ की तरह होती है, जैसे जब ये हा लिखा आएगा, लिखा हुआ आपके, तो जब आप इसको पढ़ेंगे ऐसा लगेगा कि आप अलिफ की तरह इसका तलफ्फुज कर रहे हैं, जैसे बंदा, बंदा नहीं कहते हैं, बंदा, रिश्ता, रिश्ता नहीं कहते हैं, किस्सा, हिस्सा, लहजा, आखिर में लग रहा है आपको अलिफ है, ऐसा लग रहा है कि लहजा में अलिफ यहाँ पे आ रहा है, किस्सा में अलिफ आ रहा है, हिस्सा में अलिफ आ रहा है, रिश्ता में अलिफ आ रहा है, आपको तलफ्फुज सुन के लग रहा है लेकिन हकीकत में नहीं, बल्कि हा है। ठीक है, तो लिखा तो हा जाएगा लेकिन जब तलफ्फुज करते हैं उसको, जब पढ़ते हैं तो अलिफ की तरह उसकी आवाज निकालते हैं। देखिए अब आखिरी बचा है इस वीडियो में, पांचवा है या की दो किस्में हैं, पांचवा क्या है, या। अब ये क्या है, इसकी दो किस्में, या मारूफ और या मजहूल। इसमें या का तलफ्फुज खींच कर किया जाता है, जैसे पानी, रोटी, घाटी, जीप, मैयत, अमीर, गरीब, ये सब अल्फाज याद रखिएगा। ये पूछ लेता है कि इसमें जो या है ये किसकी मिसाल है, या मारूफ है कि या मजहूल है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अब देखिए या मजहूल, इसकी आवाज सादा होती है, मतलब इसको खूब खींच के नहीं पढ़ते हैं, जैसे गहरे, पहरे, एक, रेल, खेत, रेत। ठीक है, अब देखिए
जब किसी लफ्ज के दरमियान या मारूफ आती है اس کی پہچان کے لیے اس کے نیچے خاص زیر کی علامت دیتے ہیں. اگر یا معروف بیچ میں آ رہا ہے، یا تو ہے لیکن وہ یا کیا ہے، معروف ہے، جب کبھی بھی آپ کو دکھے گا تو اس کے نیچے دیکھیے خاص زیر، جھیل، ٹھیک ہے، کھیت، خورشید، یہ کھڑا زیر، مطلب کہ آپ کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب اگلا دیکھیے آپ کے سامنے، جو اب یہ جو اوپر کی چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ سب آپ کے جو گرامر کا پورشن اس میں شامل نہیں ہے، لیکن یہاں سے سوالات اکثر 4-5 سوال تو پکا بن جاتا ہے. جیسے کہ اردو قواعد کی کتنی قسمیں ہیں، میں نے ہجہ بتایا، صرف بتایا، نحو بتایا، عروض بتایا، بیان بتایا، یہ سب یاد رکھیے گا. اس کی جو انگلش کی ٹرمنالوجی اس کو یاد رکھیے گا، اس کی تعریف یاد رکھیے گا. حروف تہجی کتنے ہیں، مفرد اعتبار سے کتنے ہیں، 36 ہے، مرکب کتنے ہیں، 15 ہیں، اور ٹوٹل ملا کے 51 ہو گئے. حروف شمسی کتنے، حروف قمری کتنے ہیں، حروف شمسی حروف قمری دونوں 14 ہیں. ٹھیک ہے. اور حروف شمسی کی دو مثال بول دیتا ہے. حروف شمسی میں کیا ہے کہ الف لام لکھا جاتا ہے لیکن لام کو تلفظ میں نہیں لاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور حروف قمری میں الف لام لکھا جاتا ہے باقاعدہ، اور اس میں لام کو تلفظ لکھتے بھی اور تلفظ بھی اس کا ادا کرتے ہیں. اتنی سی بات ہوئی. اور پھر آپ کو واو، الف، ہا، نون یہ سب بتایا گیا. یا اب دیکھیے کلمہ، اب یہاں سے آپ کا ریئل سلیبس اسٹارٹ ہوتا ہے. اب کہہ رہے ہیں چند حروف کے ملنے سے لفظ بنتا ہے. ہم نے بتایا کہ الف، با، پا، تا، ٹا، تا، جیم، چا، ہا، خا، یہ سب حروف ہے. اب انہی کے حروف سے مل کر ایک لفظ بنتا ہے. سب سے پہلے لیٹر ہوتا ہے انگلش میں، لیٹر سے ورڈ بنتا ہے، ورڈ سے پھر جا کر کوئی چیزیں بنتی ہیں. تو اسی طرح حروف ملیں گے تو حروف سے لفظ بنے گا. جیسے اب اس کو ہم ڈراپ کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہو گیا، اب ہو گیا. الف و با میں اب ہو گیا. اب اس کی میننگ ہو گئے. اب دیکھیے لفظ بامانی بھی ہو سکتا ہے اور بے معنی بھی. یہ یاد رکھیے گا. اگر یہ سوال پوچھے کہ لفظ بے معنی بھی ہو سکتا ہے اور بامانی بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتا ہے، میننگ فل بھی ہو سکتا ہے اور میننگ لیس بھی ہو سکتا ہے. اب کیا رہتی سب، بامانی لفظ قواعد کی اصطلاح میں کلمہ یا موضوع کہلاتا ہے. اگر لفظ بامانی ہے تو اس کو قواعد کی اصطلاح میں کیا کہیں گے، اس کو کلمہ کہیں گے، موضوع کہیں گے، یا موضوع کے دونوں میں کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور اگر بے معنی لفظ ہوا تو اس کو محمل کہیں گے. یہ دیکھیے محمل مطلب ایسے الفاظ جس کے جو بے معنی ہو، کلمہ مطلب ایسے الفاظ جو بامانی ہو. تاریخ یاد رکھیے گا، اکثر پوچھ لیتا ہے. بامانی لفظ کسی دوسرے کلمے کے مدد کے بغیر اپنے معنی آپ دیتا ہے. جو بامانی لفظ ہوتا ہے جس کو موضوع اور کلمہ کہتے ہیں، اسی کیا ہے، یہ بغیر کسی لفظ کی مدد کے اپنے خود معنی دے دیتا ہے. جیسے آپ زید بولے، زید مطلب کوئی اگر لڑکا ہے، بہت سارے لڑکے ہیں، آپ وہاں پہ زید بولے تو جو جس کا نام زید ہوگا وہ فوراً آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کلمہ، موضوع، وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہو، جیسے اسلم، انور، قلم، آیا، روٹی، کپڑا، یہ سب کیا ہے آپ کے موضوع اور کلمہ کی مثال ہے. اب محمد دیکھیے وہ لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہو، جیسے روٹی کے ساتھ اوٹی آپ نے بول دیا، روٹی اوٹی کھایا آپ نے. کپڑا اپڑا آپ بولتے کپڑا اپڑا. قلم ولم، تو قلم کے تو میننگ ہے، ولم کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی، روٹی تو میننگ ہے، اوٹی مطلب کیا ہوتا ہے، کپڑا مطلب وپڑا کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں، اس کی میننگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللفظ موضوع، کیا لفظ موضوع کلمہ کی دو قسمیں ہیں. ایک قسمیں میں دو طرح کے ہوتے ہیں. آپ یاد رکھیے کہ جو کلمہ ہوتا ہے، موضوع جو ہوتا ہے، لفظ موضوع ہوتا ہے، وہ دو طرح کے، مفرد اور مرکب دونوں ہو سکتا ہے. مفرد بھی ہوگا اور مرکب بھی. دیکھیے اکیلے اور تنہا معنی دینے والے لفظ کو مفرد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے مکان اکیلا گیا تو یہ کیا ہے، مفرد ہو گیا. انجام، خیال. اب مرکب کیا ہے، مرکب کہتے ہیں کہ دو لفظ مل کر ایک، دیکھیے مرکب دو لفظوں کی مدد سے یا میل سے جو لفظ بنتا ہے اسے مرکب کہتے ہیں. جیسے کتب اور خانہ، تو کیا ہوگا، کتب خانہ.
कुतुब और खाना मिलकर क्या कुतुब खाना, गुलस्तान मिलकर क्या गुलिस्तान हो गया। ठीक है, ये क्या है कि कलिमे की ये जो मौजू था इसकी दो तरह के होते हैं कलिमा, मुरक्कब और मुफरद। अब आखिर में देखिए, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अब यहीं पे इसको खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। अब जो कलिमा है, अब कलिमा की 6 किस्में हैं, ये याद रखिए। अगर आपसे सवाल पूछा जाए, सबसे पहले आपके जो ग्रामर का सिलेबस दिया है पेपर फर्स्ट का, उसमें सबसे पहले कलिमे के बारे में, कलिमा और उसकी किस्में, तो पूछे कि कलिमा की कितनी किस्में हैं, तो आप बताइएगा कलिमा की 6 किस्में हैं। कलिमा की कितनी किस्में? कलिमा की 6 किस्में हैं। देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले इस्म, दूसरी किस्म ज़मीर, तीसरी किस्म सिफत, चौथी किस्म फेल, पांचवी किस्म मुताल्लिक फेल और छठी हुरूफ। तो अब आगे की वीडियो में इंशाअल्लाह एक एक वीडियो में सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो कलिमा की कितनी किस्में? 6 किस्में हैं। इस्म, ज़मीर, सिफत, फेल, मुताल्लिक फेल और हुरूफ। तो आज की वीडियो जो इब्तिदाई ग्रामर है, जो इब्तिदाई कवायद है उर्दू के, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू की गई है, उसके अहम अहम निकात को जानने की कोशिश की गई है। और इंशाअल्लाह ऐसे ही क्या है, आपको वीडियो आपके सामने बनाकर पेश किया जाएगा और जो अहम निकात होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके सामने पेश है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक इसको शेयर करें, ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे और मैं ऐसे ही आपको कंटेंट फराहम करता रहूं। चलिए अगले वीडियो में इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के